एक रिटायर्ड स्टोर ओनर जेरी शेल्बी अपने पुराने स्टोर में जाते हैं। वहाँ नए ओनर से बात करते समय उनको एक ब्रोशर दिखता है। ये ब्रोशर था द इन्फेमस विंडफॉल लॉटरी का। उस दिन के बाद से उनके और उनकी वाइफ की जिंदगी बदलने वाली थी। वो मिलियंस कमाएंगे, एक स्कैंडल में फंसेंगे और उनके ऊपर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनेगी। तो आज इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे एक रिटायर्ड स्टोर ओनर ने लॉटरी को क्रैक किया और मिलियंस कमा लिए। अगर आपका जन्म 300 BCE में एंशिएंट ग्रीस के सिटी एथेंस में हुआ होता और अगर आपको गवर्नमेंट पोस्ट के लिए इलेक्शंस लड़ने थे, तो आप पब्लिक रैलीज नहीं करोगे, पब्लिक डिबेट्स या फिर स्पीचेस नहीं करोगे, बल्कि आपका सिलेक्शन होगा एक लॉटरी से। एथेंस को डेमोक्रेसी का बर्थ प्लेस माना जाता है, तो ऐसे में आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इलेक्शन पब्लिक वोटिंग से नहीं, लॉटरी से किए जाते थे। एक क्लेरोचराइन नाम की मशीन होती थी जिसमें कलरफुल बॉल्स होते, ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि कौन सा आदमी किस पोस्ट को ऑक्यूपाई करेगा। इस मेथड को बोलते थे सॉर्टेशन या फिर इलेक्शन बाय लॉटरी। एंशिएंट ग्रीस को मॉडर्न डे इलेक्शन सिस्टम का बर्थ प्लेस माना जाता है, लेकिन वो खुद बिलीव करते थे कि लॉटरी के द्वारा इलेक्शन करना कंप्लीटली अनबायस्ड होता है, कंप्लीटली रैंडम और अनबायस्ड इलेक्शन होता है, ताकि सबको इक्वल चांस इंश्योर किया जा सके। इसी इक्वल चांस को वो डेमोक्रेसी मानते थे। एरिस्टोटल का इसके बारे में कहना था कि इट इज एक्सेप्टेड एज डेमोक्रेटिक व्हेन पब्लिक ऑफिसेस आर फिल्ड बाय अ लॉट एंड एज ओलिगार्किक व्हेन दे आर फिल्ड बाय इलेक्शन। सेंचुरीज लेटर हम आज पब्लिक वोटिंग सिस्टम का यूज करते हैं हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर आज हम उस पुराने इलेक्शन बाय लॉटरी के सिस्टम का यूज करेंगे, मान लीजिए कि हम मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करेंगे ताकि रैंडमली डिसाइड कर सके इलेक्शंस को, तो वो इलेक्शन एंशिएंट ग्रीस के इलेक्शन की तरह कंप्लीटली रैंडम और अनबायस्ड नहीं होगा। ये इस वजह से है क्योंकि आज हमारे कंप्यूटर्स और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने आप से ही रैंडम नंबर्स जनरेट नहीं कर सकते। इसके पीछे के रीजन को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर रैंडमनेस क्या होती है। कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को हम रैंडम तब बोलेंगे जब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगला नंबर कौन सा होगा, जब उन नंबर्स में कोई भी रिलेशन ना हो, जब वो एक अनप्रेडिक्टेबल सीक्वेंस में आते हो। लेकिन हमारे कंप्यूटर्स शुरुआत से ही डिजाइन ऐसे किए गए हैं कि वो कोई भी टास्क एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करके करे। बेसिकली एक एल्गोरिदम होता है जिसको फॉलो करके कंप्यूटर टास्क को कंप्लीट करता है। जब आप किसी कंप्यूटर को एक रैंडम नंबर जनरेट करने का टास्क दोगे, तो वो जो नंबर्स आपको देगा उनको जनरेट करने के लिए भी एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम का यूज किया जाता है जो रैंडमनेस को सिमुलेट करता है। लेकिन क्योंकि एक एल्गोरिदम का यूज किया जा रहा है, तो वो नंबर्स कंप्लीटली रैंडम नहीं होंगे, वो प्रेडिक्टेबल होंगे, और ऐसे नंबर्स को बोला जाता है सूडो रैंडम नंबर्स। और ऐसी मशीन्स जो इन नंबर्स को जनरेट करती है उनको बोलते हैं सूडो रैंडम नंबर जनरेटर्स। अगर हमें कंप्लीटली रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं तो हमें नेचर के रैंडम इवेंट्स का यूज करना होगा, और ऐसी मशीन्स जो नेचुरल इवेंट्स का यूज करके रैंडम नंबर्स जनरेट करती हैं उनको ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर्स बोलते हैं। सबसे पहली ऐसी मशीन थी इलेक्ट्रॉनिक रैंडम नंबर इंडिकेटर इक्विपमेंट या फिर आर्मी। इस मशीन को बनाया था टॉमी फ्लावर्स एंड हैरी फेंसम ने। ये मशीन कनेक्टेड होती थी बहुत सारे नियॉन ट्यूब्स से, और इन ट्यूब्स में फ्लो होने वाले गैस के ऊपर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस ऐड कराई जाती थी, जैसे कि रेडियो वेव्स पास करना, फ्लक्चुएशंस इन पावर ग्रिड, या तक कि पार्टिकल्स फ्रॉम आउटर स्पेस। यह मशीन इन रैंडम इवेंट्स का यूज करके ऐसे नंबर्स जनरेट करती थी जो कि कंप्लीटली रैंडम होते थे। मेन पॉइंट यह है कि रैंडमनेस जनरेट करने के लिए इन मशीन्स को अपने से बाहर और ऐसे इवेंट्स का यूज करना था जो कि मशीन के कंट्रोल में नहीं होते। इन आर्मी मशीन्स को यूज किया जाता था यूके गवर्नमेंट द्वारा रन की गई प्रीमियम बॉन्ड्स लॉटरी को पिक करने के लिए। मशीन्स के इस इनएबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया था 52-year-old कनेडियन मोहन श्रीवास्तवा ने। मोहन श्रीवास्तवा एक जियो स्टैटिस्टिशियन है और उन्होंने MIT और स्टैनफोर्ड से अपनी डिग्रीज की थी। साल 2003 में वो अपने कंप्यूटर पर एक बड़े फाइल के लोड होने का वेट कर रहे थे। तभी उनको एक स्क्रैच ऑफ लॉटरी कार्ड दिखता है, तो वो अपना लक आजमाते हैं। उस दिन उनको $3 की लॉटरी लगी, जो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन मोहन ये सोचने लगे कि आखिर ये लॉटरी टिकट्स बनते कैसे, क्योंकि इन लॉटरी टिकट्स को मास प्रोड्यूस किया जाना था और रेपिटेशन अवॉइड करना था ताकि लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स ही जीत पाए। तो ज़रूर लॉटरी बनाने वाली कंपनी को कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता होगा। मोहन अपने मज़े के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं ताकि वो लॉटरी को रेप्लिकेट कर सके। फिर उनको रियलाइज़ होता है कि उनके एल्गोरिथम में एक फ्लॉ है।
और वो ये भी रियलाइज करते हैं कि अगर उनके एल्गोरिदम में एक फ्लॉ है तो लॉटरी में भी एक फ्लॉ होगा। लेकिन सबसे पहले उनको ये इंश्योर करना था कि लॉटरी भी सेम एल्गोरिदम यूज कर रही थी। सो अगले ही दिन वो पहुंच गए एक स्टोर में जहां पर ये लॉटरी टिकट्स बिक रहे थे। कुछ ही मिनट्स और बहुत सारे लॉटरी टिकट्स के बाद मोहन लॉटरी को क्रैक कर देते हैं। वो रियलाइज करते हैं कि लॉटरी भी सेम एल्गोरिदम यूज कर रही थी। अब वो प्रेडिक्ट कर सकते थे कि विनिंग टिकट्स कौन से होंगे। उन्होंने इसे एक्सप्लॉइट करने का सोचा, लेकिन क्योंकि इस लॉटरी के प्राइसेस ज़्यादा बड़े नहीं थे, मोहन पेपर वर्क करने की मेहनत नहीं करना चाहते थे और उनके पास ऑलरेडी एक फुल टाइम जॉब थी। सो मोहन डिसाइड करते हैं कि वो अथॉरिटीज़ को बताएंगे लॉटरी के इस फ्लॉ के बारे में। सो वो पहुंच जाते हैं ओंटारियो पुलिस के वहाँ, लेकिन पुलिस की फ्रॉड स्क्वाड उनको सीरियसली नहीं लेती। सो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए मोहन 20 टिकट्स खरीदते हैं, उनको विनर्स और लूजर्स में सेपरेट करके अनस्क्रैच पुलिस स्टेशन भेज देते हैं। कुछ ही घंटों में मोहन को हेड ऑफ सिक्योरिटी का कॉल आता है। मोहन ने 20 में से 19 सही गेस कर लिए थे और कुछ दिनों बाद इस लॉटरी को बंद कर दिया जाता है। अमेरिका में लॉटरीज का सिलसिला कॉलोनियल एरा से ही चला आ रहा है। इन लॉटरीज का प्रेमिस ये है कि गवर्नमेंट इन लॉटरीज को ऑर्गेनाइज करेंगी और टिकट सेल्स में से थोड़ा सा कट रख लेंगी। बाकी टिकट सेल से आए पैसे को प्राइस में इंक्लूड किया जाता है। फॉर द प्लेयर्स उनके लिए एक फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने के लिए। अगर किस्मत चमक गई तो पैसा, वरना कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता क्योंकि इन लॉटरी के टिकट्स बहुत चीप होते हैं। आज अमेरिका में 45 स्टेट्स इन लॉटरीज को ऑर्गेनाइज करते हैं और कुल मिलाकर $105 बिलियन की टिकट सेल्स होती है, जिसमें से स्टेट थोड़ा सा कट खुद रख लेती है ताकि वो वापस उस पैसे को पब्लिक वेलफेयर में यूज़ कर सके। ऐसे ही एक लॉटरी में अपना लक आजमाने वाले थे जेरी शेल्बी। जेरी शेल्बी और उनकी वाइफ मार्ज शेल्बी मिशिगन के ईवाट सिटी में रहते थे। साल 1984 में जेरी ने अपना एक कन्वीनियंस स्टोर खोला जिसका नाम रखा कॉर्नर स्टोर। अपने स्टोर के खुलने के 1 साल बाद ही जेरी ने एक लॉटरी मशीन लगाई थी। उन्होंने सालों अपने कस्टमर्स को अपना लक आजमाते हुए देखा था और जेरी को एज ए स्टोर ओनर थोड़ा सा कमीशन मिलता था। 15 साल तक स्टोर चलाने के बाद जेरी डिसाइड करते हैं कि अब रिटायर होने का टाइम आ गया है। रिटायरमेंट के बाद जब भी मौका मिलता जेरी अपने पुराने स्टोर कॉर्नर स्टोर पहुंच जाते, वहां नए ओनर से बात करने के लिए। साल 2003 की कुछ ऐसी ही एक सुबह जेरी ने नोटिस किया एक ब्रोशर को। ये ब्रोशर था विनफॉल लॉटरी का। जेरी छोटी सी लॉटरीज में हिस्सा लेते थे, लेकिन उनको पता था कि लॉटरी में हमेशा लॉटरी ऑर्गेनाइजर्स ही जीतते हैं। लेकिन ये ब्रोशर था विनफॉल लॉटरी का। एक टिकट $1 का होता था। प्लेयर्स को 1 से 49 के बीच में 6 नंबर्स चूज करने होते थे और मिशिगन लॉटरी भी 6 नंबर्स चूज करती थी। अगर आपके सारे 6 नंबर्स लॉटरी के नंबर्स के साथ मैच कर गए तो आपको $2 मिलियन से भी ज़्यादा का जैकपॉट मिलता। अगर आपके कम नंबर्स मैच होते तो आपको कम पैसा मिलता, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितने नंबर्स मैच किए। इस लॉटरी का एक स्टैंड आउट फीचर था रोल डाउन। अगर कोई भी प्लेयर सारे 6 नंबर्स मैच नहीं करता और जैकपॉट $5 मिलियन को क्रॉस कर जाता है, तब रोल डाउन होता है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट ड्राइंग में जैकपॉट कम नंबर वाले टीयर्स में चला जाएगा। ब्रोशर में लॉटरी जीतने के ऑड्स लिखे थे। 1 in 54 चांस था कि आपके 3 नंबर्स मैच होंगे और आपको प्राइस में मिलेगा $5 एंड 1 in 1500 चांस था कि आपके 4 नंबर्स मैच होंगे और आपको मिलते $100। जेरी एक मैथ एंथुसियास्ट थे, सो उन्होंने तुरंत एक बेसिक कैलकुलेशन करके ये पता लगाया कि अगर कोई भी प्लेयर सारे 6 नंबर्स मैच नहीं करता, रोल डाउन के बाद हर 3 नंबर विनिंग कॉम्बिनेशन के लिए प्लेयर को $5 की बजाय $50 मिलेंगे और हर 4 नंबर विनिंग कॉम्बिनेशन के लिए $1000 मिलेंगे। जेरी रियलाइज करते हैं कि हर $1 टिकट की वैल्यू रोल डाउन के बाद $1 से ज़्यादा होगी। बस ऑड्स को अपने फेवर में करने के लिए जेरी को बहुत सारे टिकट्स खरीदने थे। अपने पहले अटेम्प्ट में जेरी $2200 के टिकट्स खरीदते हैं, मतलब कि कुल 2200 टिकट्स। वो कंप्यूटर को चूज करने देते हैं सारे नंबर्स। फिर कुछ ही दिनों में लॉटरी ड्रॉ होती है तो जेरी को प्राइस में मिलता है $2150। जेरी को $50 का नुकसान होता है, लेकिन जेरी अश्योर्ड थे कि ये नुकसान एक बैड लक था। आखिरकार ऑड्स विनिंग की प्रोबेबिलिटीज बताते हैं, जीतने की गारंटी नहीं। सो नेक्स्ट टाइम जेरी $3400 के टिकट्स खरीदते हैं और उनको रिटर्न में मिलता है $6300। नेक्स्ट रोल डाउन में वो $8000 के टिकट्स खरीदते हैं और उनको रिटर्न में मिलता है $15,700।
जेरी अपनी वाइफ मार्च को इस लॉटरी के बारे में बताते हैं तो वो भी उनको ज्वाइन कर लेती है। हर विनिंग लॉटरी के साथ वो अपनी बेट बढ़ाते जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स खरीदते हैं। लेकिन ज़्यादा टिकट्स खरीदना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कन्वीनियंस स्टोर्स में जो लॉटरी मशीन्स होती थी वो एट अ टाइम सिर्फ 10 टिकट्स प्रिंट कर सकती थी। आप सोच ही सकते हैं कि अगर आपको हज़ारों टिकट्स प्रिंट करने तो आपको घंटों कन्वीनियंस स्टोर्स में वेट करना पड़ता था और फिर विनिंग टिकट्स को सेग्रीगेट करना होता था डिपेंडिंग ऑन कि कितने नंबर्स मैच हुए हैं। लेकिन ये सारी मेहनत जायज़ थी। जेरी और मार्ज ने बहुत सारे पैसे कमाए इस लॉटरी से, बल्कि एक कंपनी भी खोल दी, GS इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज LLC। इस कंपनी के कुछ 25 मेंबर्स थे और इस कंपनी का सिर्फ एक ही काम था, लॉटरी खेलना। लेकिन मई 2005 में इस लॉटरी को बंद कर दिया गया। अथॉरिटीज़ का कहना था कि टिकट्स की सेल्स गिरने की वजह से ये डिसीजन लिया गया। ये जेरी और मार्ज के लिए एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, सिर्फ पोटेंशियल प्रॉफिट्स की वजह से ही नहीं बल्कि उनकी उम्र की वजह से भी। अगले ही मंथ जेरी को लॉटरी ग्रुप के एक मेंबर का ईमेल आता है जिसमें मैसाचुसेट्स की कैश विनफॉल लॉटरी के बारे में लिखा होता है। कैश विनफॉल लॉटरी भी विनफॉल लॉटरी की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि टिकट $2 के होते हैं, प्लेयर्स को 1 से 46 के बीच में नंबर्स चूज करने होते हैं और रोल डाउन सिर्फ $2 मिलियन हिट करने पे ही हो जाता है। जेरी एक बेसिक कैलकुलेशन करते हैं और फिर ऑड्स को अपने फेवर में देखकर इस लॉटरी में खेलने का डिसीजन लेते हैं। वो कनेक्ट करते हैं पॉल मार्दास के साथ, जो कि ओनर है बिलीज बेवरेजेस के, विच इज इन संडरलैंड। जेरी पॉल को एक ऑफर देते हैं कि अगर पॉल जेरी के लिए बल्क में टिकट्स प्रिंट करेंगे तो जेरी पॉल को अपनी कंपनी में स्टेक देंगे। पॉल जेरी के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक और जगह जेरीज प्लेस की ओनर को भी अपनी कंपनी में ले लेते हैं। हर टाइम लॉटरी के वक्त मार्ज बिलीज बेवरेजेस और जेरी जेरीज प्लेस में जाकर टिकट्स प्रिंट करते थे। लॉटरी के रूल के अकॉर्डिंग कस्टमर्स खुद टिकट्स प्रिंट नहीं कर सकते थे, ये स्टोर ओनर्स का काम था और टिकट सिर्फ वर्किंग आवर्स में ही प्रिंट किए जाने थे। पहले रूल से बचने के लिए जेरी और मार्ज ने स्टोर्स में ही काम ले लिया ताकि वो स्टाफ बनकर टिकट्स प्रिंट कर सके। लेकिन जेरी ने दूसरा रूल वायलेट कर दिया, जो कि उनके मुताबिक एक छोटा सा सिन था। लेकिन इस बार सेल्ब्रीज को एक और लॉटरी ग्रुप का सामना करना था। ये ग्रुप था MIT स्टूडेंट्स का, विच वाज हेडेड बाय जेम्स हार्वी। अगस्त 16, 2010 को लॉटरी का जैकपॉट $1.6 मिलियन तक पहुंच गया था। सो MIT ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो खुद रोल डाउन इनिशिएट करेंगे। उन्होंने 3.5 डेज में 700,000 टिकट्स खरीदे और $2 मिलियन का जैकपॉट हिट कर दिया। इसके पहले कि लॉटरी ऑफिशियल्स और बाकी प्लेयर्स कुछ रियलाइज करते, रोल डाउन हो गया और MIT ग्रुप ने सारा प्राइज जीत लिया, क्योंकि बाकी प्लेयर्स जैसे कि जेरी को पता ही नहीं था कि रोल डाउन इतने जल्दी हो जाएगा, सो उन्होंने टिकट्स ही नहीं खरीदे। ये टैक्टिक यूज करके MIT ग्रुप ने बाकी प्लेयर्स को गेम से ही बाहर कर दिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब MIT ग्रुप ने फोर्स रोल डाउन करने की कोशिश की, इस बार जेरी तैयार थे। उन्होंने टिकट्स भी खरीदे और प्रॉफिट भी कमाया। जून 2011 को बॉस्टन ग्लोब की रिपोर्टर एंड्रिया एस्टेस को एक टिप मिलती है कि उनको लॉटरी के बड़े बैटिंग ग्रुप्स के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। टिप्सटर ने नोटिस किया था कि संडरलैंड से कुछ ज़्यादा ही टिकट्स बिक रहे थे और जब एस्टेस ने खुद अपनी रिसर्च की तो जेरी की कंपनी और MIT ग्रुप के बारे में पता चला। एस्टेस ने रियलाइज किया कि कैसे ये बड़े बैटिंग ग्रुप्स गेम को मैनिपुलेट करके मेजॉरिटी प्राइस जीत लेते हैं। उन्होंने लॉटरी ऑफिशियल्स को इसके बारे में पूछा। They were quite aware this was going on and they acted shocked when I told them about it. एस्टेस की ये इन्वेस्टिगेशन न्यूली अपॉइंटेड स्टेट ट्रेजरर स्टीवन ग्रॉसमैन तक पहुंच जाती है, जो लॉटरी ऑफिशियल्स को ये इंश्योर करने के लिए कहते हैं कि सब कुछ रूल बुक के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। जल्द ही 7 स्टोर्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए जाते हैं, इंक्लूडिंग जेरीज प्लेस एंड बिलीज बेवरेजेस। लेकिन इन सब एक्शंस के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जुलाई 31 को एस्टेस का आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें वो लॉटरी ऑफिशियल्स के लेजी एटीट्यूड, जेरी एंड मार्ज और MIT ग्रुप को एक्सपोज करती हैं। ये स्टोरी वायरल हो जाती है। जल्दी वॉशिंगटन पोस्ट, हफ पोस्ट और फॉक्स न्यूज भी स्टोरी को पिकअप कर लेते हैं। जेरी का मानना था कि अगर कैश विनफॉल लॉटरी एक स्कैंडल होने वाला था तो लोगों को इस लॉटरी के स्कैंडलस पार्ट के बारे में बताना जरूरी था। अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए और अपने साइड की स्टोरी बताने के लिए जेरी एस्टेस को कॉल करते हैं और एक इंटरव्यू देते हैं। जेरी का मानना था कि उन्होंने सिर्फ लॉटरी के रोल डाउन फीचर का यूज किया था। वैसे भी स्टेट को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता था लॉटरी से, 40% कट मिलता था हर लॉटरी टिकट के ऊपर और फिर ये पैसा वापस पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज किया जाता था। जेरी और मार्ज ने आखिरी बार विनफॉल लॉटरी को खेला जनवरी 2012 में।
उन्होंने 9 इयर्स में 2 स्टेट से खेलते हुए कुल मिलाकर $27 मिलियन प्रॉफिट में कमा लिए। उनके ऊपर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी जिसका नाम था जेरी एंड मार्ज गो लार्ज। ये फिल्म इंस्पायर्ड थी हफ पोस्ट के आर्टिकल जिसका भी नाम जेरी एंड मार्ज गो लार्ज था।